नमस्कार, आप सभी का क्लास 12 बायोलॉजी की क्लास में स्वागत है। अपने क्लास 12 बायोलॉजी के अंदर आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, अध्याय 7वां, जिसका नाम है वाष्पोत्सर्जन। चैप्टर का नाम है वाष्पोत्सर्जन व बिंदु स्त्राव। बिंदु स्त्राव, ठीक है। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, वाष्पोत्सर्जन व बिंदु स्त्राव। इससे पहले 6वां चैप्टर है वो अपने कंप्लीट हो चुका है, इससे पहले वाली क्लास से थी उसके अंदर। आज 7वां चैप्टर वाष्पोत्सर्जन व बिंदु स्त्राव, यूनिट सेकंड चल रही है अपनी, जो 9 नंबर की यूनिट है। इसके अंदर हम वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन की क्रियाएँ किस प्रकार से होती है, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। और बिंदु स्त्राव क्या होता है। सीधी सी भाषा में यदि मैं बोलूं कि वाष्प के रूप में जल निकलता है तो उसको तो हम क्या बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। और यदि बूंदों के रूप में जल निकलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, बिंदु स्त्राव बोलते हैं, ठीक है। वाष्प के रूप में निकलता है उसको तो वाष्पोत्सर्जन बोलेंगे, और बूंदों के रूप में निकलेगा, जैसे एक एक बूंद गिरती है, जल को हम गर्म करते हैं तो वाष्प उड़ती है, वो हमें दिखाई नहीं देती है, ठीक है। लेकिन जब एक एक बूंद गिरती है तो वो बूंदें हमें दिखाई देती है, उसको हम क्या बोलते हैं, बिंदु स्त्राव बोलते हैं। स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर। सबसे पहले अपने को हेडिंग लगानी है, क्या, वाष्पोत्सर्जन। सबसे पहले अपने हेडिंग क्या लगानी है, वाष्पोत्सर्जन होता क्या है। सबसे पहले हेडिंग लगानी है अपने को कि वाष्पोत्सर्जन है वो क्या होता है। तो देखो, पादपों के अंदर जल का वाष्प के रूप में निकलना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। सीधी सी परिभाषा याद रखनी है कि पादपों के अंदर जल का वाष्प के रूप में निकलना क्या कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। कैसे, जैसे मान लो कि एक पादप होता है, उसके अंदर क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। तो पादपों के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस प्रकार से होती है, पता होगा आपको। कैसे होती है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, ये क्या करता है, पादप बाहर से ग्रहण करता है। कैसे, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है, उसको पेड़ पौधे कहाँ से ग्रहण करते हैं, हम CO2 को छोड़ते हैं, कहाँ पे, वायु वातावरण में छोड़ते हैं, वायुमंडल है उसके अंदर छोड़ते हैं। उस CO2 को कौन ग्रहण करता है, पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं। उस CO2 को कौन ग्रहण करता है, पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं। तो उस CO2 को तो पेड़ पौधे ग्रहण कर लेंगे, ठीक है। किसके द्वारा, रंध्रों के द्वारा। गैसों का विनिमय होता है, पत्तियों के अंदर सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, रंध्र, उनके द्वारा विनिमय होता है। और जल होता है H2O, इसको कहाँ से ग्रहण करते हैं, जड़ों के द्वारा। किसके द्वारा ग्रहण करते हैं, जड़ों के द्वारा ग्रहण करते हैं। जो मूल रोम पहले वाले चैप्टर के अंदर कंप्लीट हमने पढ़ा है ये, कि जड़ों द्वारा किस प्रकार से ग्रहण करते हैं। तो जब पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल को ग्रहण कर लेते हैं, उसके पश्चात जो पत्तियां होती है उसके अंदर क्या पाया जाता है, पर्णहरित क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। उसको कहाँ से ग्रहण करते हैं, प्रकाश, जो सूर्य का प्रकाश है उससे के द्वारा पर्णहरित से सूर्य को प्रकाश को ग्रहण करते हैं। पर्णहरित द्वारा सूर्य के प्रकाश को ग्रहण कर लेंगे। अब क्या होगा कि इन दोनों को क्या करेंगे, ये गर्म करेंगे। किससे, इस प्रकार से। तो किसका निर्माण हो जाएगा, किसका निर्माण हो जाएगा, ग्लूकोज प्लस O2 प्लस H2। तो ये ग्लूकोज बनती है, मतलब भोजन बनता है। जैसे हम भोजन बनाते हैं, कच्चा भोजन हम नहीं खाते हैं, उसको पकाते हैं। तो क्या पेड़ पौधे भी पकाते हैं, हाँ बिल्कुल, पेड़ पौधे भी उस भोजन को पकाते हैं। कैसे, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और जल, इसको गर्म करेंगे प्रकाश से। गर्म करने के बाद में ग्लूकोज बन जाती है। ग्लूकोज जो भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं पेड़ पौधे। ग्लूकोज बनने के बाद में, उनका भोजन बनने के बाद में O2 बच जाती है उसके पास में। क्या होती है, O2 बच जाती है। तो उस O2 को वो क्या करते हैं, वायु वातावरण में छोड़ देते हैं। तो उस O2 का उपयोग कौन करता है, मनुष्य करता है। और क्या बचता है, जल बचता है। ये O2 भी बच जाती है और जल भी बचता है। तो इस जल को भी क्या करते हैं, ये वायु वातावरण में, वायुमंडल है उसके अंदर छोड़ देते हैं। और ये H2O जल है, इसको पेड़ पौधे बाहर छोड़ते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन। मतलब वाष्प के रूप में उड़ता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन।
और उसके पश्चात जब ये वाष्प के रूप में उड़कर ऊपर जाकर किसका निर्माण करता है? बादलों का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? बादलों का, और जिससे क्या होती है? बारिश होती है। इसलिए कहा जाता है कि जहाँ पे पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं वहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है। ठीक है, जहाँ पे पेड़ पौधे कम होते हैं वहाँ पे बारिश कम होती है। क्यों? क्योंकि जहाँ पे पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं वहाँ पे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया क्या होगी? ज़्यादा होगी। इस कारण से वहाँ पे बारिश ज़्यादा होगी, और जहाँ पे पेड़ पौधे कम होंगे वहाँ पे ये जल है वो नहीं बढ़ेगा, इसलिए वहाँ पे बारिश क्या होगी? कम होगी। अब देखो परिभाषा वाष्पोत्सर्जन की क्या होती है। वाष्पोत्सर्जन की परिभाषा किससे बोलते हैं? वाष्पोत्सर्जन है वो किसको बोलेंगे? किसको बोलेंगे? कि पादपों के अंदर जल का वाष्प के रूप में बाहर निकलना या वाष्प के रूप में उड़ना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। सीधी सी परिभाषा अपने को यही याद रखनी है कि वाष्पोत्सर्जन किसको बोलेंगे? कि पादपों के अंदर जल का वाष्प के रूप में निकलना क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन किसको बोलेंगे? कि पादपों के अंदर जल का वाष्प के रूप में निकलना क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। अब पादपों के अंदर वाष्पोत्सर्जन है वो कितने प्रकार का होता है? पादपों के अंदर वाष्पोत्सर्जन है वो कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। पादपों के अंदर वाष्पोत्सर्जन है वो कितने प्रकार से हो सकता है? 3 प्रकार से। कौन कौन से? देखो, सबसे पहला रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। सबसे पहला कौन सा है? रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। दूसरा कौन सा होता है? उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन। दूसरा कौन सा है? उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन। और तीसरा होता है वो कौन सा होता है? वातरंध्रीय। तीसरा कौन सा होता है? वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। तो देखो 3 प्रकार के वाष्पोत्सर्जन पाए जाते हैं पादपों के अंदर। कहने का मतलब 3 प्रकार से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया हो सकती है। सबसे पहला है रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। देखो, रंध्र अपना बड़ा टॉपिक पढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंदर। रंध्र परिभाषा, चित्र कैसा होता है, संरचना कैसी होती है, पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे हम। अभी केवल परिभाषा देख लो। रंध्र किसको बोलते हैं? कि पत्तियों की सतह पर सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं। कुछ पादपों में ऊपर पाए जाते हैं, कुछ में नीचे पाए जाते हैं, कुछ पादपों में दोनों तरफ पाए जाते हैं। तो ये भी हम पढ़ेंगे आगे की क्लास में। ठीक है, तो पत्तियों के अंदर सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? रंध्र। और यदि इन रंध्रों के द्वारा जल है वो वाष्प के रूप में बाहर निकलता है, यदि इन रंध्रों के द्वारा जल वाष्प के रूप में बाहर निकलता है, उसको हम क्या बोलते हैं? रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। समझ में आ गया होगा? रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन किसको बोलेंगे हम? कि यदि पादपों के अंदर जल है वो रंध्रों के द्वारा वाष्प के रूप में उड़ता है तो उसे हम रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। और अधिकांशतः पादपों के अंदर इस प्रकार की क्रिया पाई जाती है। मतलब रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन होता है वो लगभग पादपों के अंदर पाया जाता है। यदि हम ये कहें कि 90%, 80 या 90% पादप होते हैं, उनके अंदर किस प्रकार का वाष्पोत्सर्जन पाया जाता है? रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन पाया जाता है। समझ में आ गया होगा कि रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन हम किसको बोलेंगे, किसे कहेंगे? यदि पादपों के अंदर जल रंध्रों के द्वारा वाष्प के रूप में बाहर निकलता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। और ये अधिकांशतः पादपों के अंदर पाया जाता है। दूसरा है उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन। ये इंपॉर्टेंट है। उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? जो भी मरुद्भिद पादप होते हैं, जैसे ग्वारपाठा, मरुद्भिद पादप मान लो जैसे ग्वारपाठा कि ये पर्ण है, पति है, ग्वारपाठा देखा होगा, मरुद्भिद होता है, ये पर्ण है। इसमें क्या होता है कि इसकी जो बाह्य त्वचा होती है इसके ऊपर एक और परत पाई जाती है। क्या पाई जाती है? इसके ऊपर एक और परत पाई जाती है। उसको हम क्या बोलते हैं? उपत्वचा बोलते हैं। अंदर वाली होती है उसके अंदर रंध्र पाए जाते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि इसके ऊपर एक त्वचा आ गई तो ये क्या करती है? इन रंध्रों से जल को बाहर नहीं निकलने देती है। ये क्या करती है? इन रंध्रों से जल को बाहर नहीं निकलने देती है। अब जब ये रंध्रों से जल को बाहर नहीं निकलने दे रही है तब जल कहाँ से बाहर निकलेगा? तब जल कहाँ से बाहर निकलेगा? कि ये उपत्वचा होती है, ये क्या होती है? कई स्थानों से फटी हुई रहती है। इसे बहुत कम स्थान होते हैं वहाँ से ये फटी हुई रहती है। और जहाँ से ये फटी हुई रहती है वहाँ से यदि जल बाहर निकलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन।
समझ में आ गया होगा। दोबारा सुनना, उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन किसको बोलते हैं कि कुछ मरुद्भिद पादपों में, जैसे उदाहरण आप लिख सकते हो ग्वारपाठा के पत्तियों के अंदर उपत्वचा पाई जाती है और वो उपत्वचा कुछ स्थानों से फटी हुई रहती है, ठीक है, कुछ भागों से क्या होती है, वो फटी हुई रहती है और उस फटे हुए भागों से जब जल बाहर निकलता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन। समझ में आ गया। उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन किसे बोलेंगे हम कि कुछ मरुद्भिद पादपों में, जैसे ग्वारपाठा है, उनकी पत्तियों में उपत्वचा पाई जाती है और वो उपत्वचा कुछ स्थानों से फटी हुई रहती है, ठीक है, इस कारण से उसको हम क्या बोलेंगे, उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन कहेंगे। अगला नंबर 3, वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन क्या होता है कि जो काष्ठीय पादप होते हैं, कौन से, काष्ठीय पादप, जो काष्ठीय पादप होते हैं उनके फल होते हैं, काष्ठीय पादप के फल, ध्यान से सुनना। वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन हम किसको बोलेंगे कि कुछ काष्ठीय पादपों के फलों में सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं। कैसे, जैसे मान लो कि ये फल है तो इसके अंदर बहुत महीन महीन से क्या पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं और उन छिद्रों से जब जल है वो क्या करता है, बाहर निकलता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। मतलब ये फलों के अंदर जो छिद्र पाए जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वातरंध्र बोलते हैं। याद रखना, फलों के अंदर जो छिद्र पाए जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वातरंध्र बोलते हैं। और यदि उनसे जल बाहर निकल रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। तो ये तीनों परिभाषाएं समझ में आ गई होगी, समझो अच्छी तरह से। सबसे पहले वाष्पोत्सर्जन क्या होता है कि पादपों के अंदर जब जल वाष्प के रूप में बाहर निकलता है, पादपों के अंदर जब जल वाष्प के रूप में बाहर निकलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। दूसरा, वाष्पोत्सर्जन कितने प्रकार के हो सकते हैं पादपों के अंदर, 3 प्रकार के, रंध्रीय, उपत्वचीय और वातरंध्रीय। सबसे पहला रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन क्या होता है कि यदि जल रंध्रों से बाहर निकलता है वाष्प के रूप में, उसको हम रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहेंगे। दूसरा, उपत्वचीय, जो मरुद्भिद पादप हैं उनकी पत्तियों में उपत्वचा पाई जाती है और यदि उस उपत्वचा में जो फटी हुई रहती है कई स्थानों से, वहां से जल बाहर निकलता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन। और तीसरा होता है वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। किसको बोलेंगे वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कि कुछ काष्ठीय पादपों के फलों में सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, वातरंध्र बोलते हैं, ठीक है, और उनसे यदि जल बाहर निकलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। अब देखो प्रश्न ये बनता है कि रंध्र होते हैं, देखो इसके अंदर जो सबसे पहला रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन था उसका हम एक पॉइंट और पढ़ लेते हैं। रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन है उसका एक पॉइंट और पढ़ते हैं। रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, उसका एक पॉइंट और पढ़ते हैं। रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन किसको बोलेंगे हम, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कि यदि पादपों में रंध्रों के द्वारा जल वाष्प के रूप में बाहर निकलता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन बोलेंगे, ठीक है। अब रंध्र होते हैं वो पत्तियों में किस प्रकार से पाए जाते हैं, मतलब रंध्रों के आधार पर पादपों को कितने भागों में बांटा है। इसमें देखो सबसे पहला होता है वो तो कौन सा होता है, अधोरंध्रीय, अधोरंध्रीय या अधोरंध्री, केवल इतना ही लिखेंगे, पति। दूसरा होता है वो है उभयरंध्री पति और तीसरा है वो है तीसरा कौन सा है, अधिरंध्रीय पति, अधिरंध्री पति। मतलब पादपों के अंदर जो पत्तियां पाई जाती है उनको रंध्रों की उपस्थिति के आधार पर कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में। अधोरंध्री, दूसरा कौन सा है, उभयरंध्री और तीसरा कौन सा है, अधिरंध्री, ठीक है। अब देखो सबसे पहला है अधोरंध्री। किसको बोलेंगे कि जब रंध्र है वो कहां पे पाए जाते हैं, केवल पर्ण है उसकी निचली सतह, जैसे मान लो कि ये पर्ण है ना, इसके नीचे की सतह, तो नीचे वाली सतह पर पाए जाते हैं तो उसको तो हम क्या बोलेंगे, अधोरंध्री। अधोरंध्री किसको बोलेंगे, यदि नीचे वाली सतह पर पाए जाते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, अधोरंध्री, ठीक है।
दूसरा है उभयरंध्री। उभयरंध्री किसको बोलेंगे? जब दोनों सतह पर, जब कहाँ पाए जाते हैं? दोनों सतह पर पाए जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उभयरंध्री। और तीसरा है अधिरंध्री। अधिरंध्री किसको बोलेंगे? जब है वो ऊपर की सतह पर पाए जाते हैं। रंध्र कहाँ पे पाए जाते हैं? ऊपर की सतह पर। ध्यान से समझो, एक पर्ण होती है, एक पर्ण, जैसे मान लो कि ये एक पर्ण है, इसकी ये ऊपरी सतह है और ये नीचे वाली सतह है, ठीक है। अब इस पर्ण में यदि मान लो नीचे वाली पे पाई जाती है तो उस पर्ण को हम क्या बोलेंगे? अधोरंध्री। और यदि ऊपर वाली पे पाई जाती है तो उसको हम क्या बोलेंगे? अधिरंध्री। नीचे वाली पे अधोरंध्री, ऊपर वाली पे अधिरंध्री, और दोनों पे रंध्र पाए जाते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? उभयरंध्री कहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला अधोरंध्री किसको बोलेंगे? कि वे पर्ण जिनमें रंध्र निचली सतह पर पाए जाते हैं, वे पर्ण जिनमें रंध्र केवल निचली सतह पर पाए जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? अधोरंध्री। जैसे उदाहरण सेव, ठीक है, सेव का पादप है, उसके अंदर अधोरंध्री पाया जाता है, ठीक है। सबसे पहले समझ में आ गया होगा अधोरंध्री किसको बोलेंगे? कि जिसमें केवल रंध्र निचली सतह पर पाए जाते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? अधोरंध्री। दूसरा उभयरंध्री। जब पर्ण में दोनों तरफ रंध्र पाए जाते हैं, तो इसका उदाहरण जई। उदाहरण लिख लेना, जई। इसमें क्या होता है कि ऊपर वाली सतह वहां पे भी रंध्र पाए जाते हैं और नीचे वाली सतह वहां पर भी रंध्र पाए जाते हैं। तीसरा कौन सा है? अधिरंध्री पर्ण। अधिरंध्री पर्ण में क्या होता है कि केवल रंध्र कहां पे पाए जाते हैं? ऊपरी सतह पर। केवल रंध्र कहां पे पाए जाते हैं? ऊपरी सतह पर। इसको देखो कुमदनी प्रकार के पादप बोलते हैं। कुमदनी किस प्रकार के पादप बोला जाता है? इनको कुमदनी मतलब जलोद्भिद, जलोद्भिद पादप होते हैं, उनके अंदर ये प्रक्रियाएं पाई जाती है। तीनों समझ में आ गया होगा। रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन किसको बोलेंगे? यदि जल है वो रंध्रों से बाहर निकलता है वाष्प के रूप में, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहेंगे, ठीक है। रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन है, रंध्रों की उपस्थिति के आधार पर पत्तियों को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। कौन कौन से? सबसे पहला कौन सा है? अधोरंध्री। दूसरा कौन सा है? उभयरंध्री। और तीसरा कौन सा है? अधिरंध्री। सबसे पहला है अधोरंध्री। तो अधोरंध्री किसको बोलेंगे? यदि पर्ण की निचली सतह पर रंध्र पाए जाते हैं तो उसको हम अधोरंध्री, जैसे सेव। दूसरा उभयरंध्री। यदि पर्ण की दोनों सतह पर रंध्र पाए जाते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? उभयरंध्री, जैसे जई। तीसरा, यदि पर्ण की केवल ऊपरी सतह पर रंध्र पाए जाते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? अधिरंध्री पादप, जैसे कुमदनी। जलोद्भिद पादप होते हैं, उनके अंदर अधिरंध्री प्रकार की पर्ण है वो पाई जाती है। तो ये तो है पर्ण में जो रंध्र पाए जाते हैं, ऊपर पाए जाते हैं, नीचे पाए जाते हैं। कुछ पादपों में ऊपर पाए जाएंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? अधिरंध्री। कुछ में नीचे पाए जाएंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? अधोरंध्री। और जिनमें दोनों तरफ पाए जाते हैं उसको उभयरंध्री कहते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि रंध्र की संरचना कैसी होती है, ठीक है। अब अपना टॉपिक क्या रहेगा? रंध्र की संरचना किस प्रकार की होती है। और अगला टॉपिक अपना क्या रहेगा कि रंध्र किस प्रकार से खुलते हैं और किस प्रकार से बंद होते हैं। तो ये अपना अगला टॉपिक रहेगा। कई स्टूडेंट हैं, उनकी ये शिकायत आ रही है कि उनके पास में नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है। जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करता हूं तो उनके पास में नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है। तो उनको मैं बता दूं कि उनके पास में इसलिए नहीं पहुंचता है क्योंकि उन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो आप सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसे ही सब्सक्राइब आप कर लोगे और मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूंगा वैसे ही आपके पास में मैसेज आ जाएगा कि ये वीडियो अपलोड हुआ है। क्योंकि कईयों को ये पता ही नहीं है कि किस प्रकार से सब्सक्राइब करते हैं। तो अगर नहीं पता है तो वो पूछ लें कि किस प्रकार से सब्सक्राइब करते हैं, तो मैं उनको बता दूंगा कि किस प्रकार से करना है। आप जब चैनल को खोलोगे तो आपको सब्सक्राइब नाम लिखा हुआ मिलेगा, उसको क्लिक करना है, ठीक है। उसको क्लिक करने के बाद में ऑल का ऑप्शन आएगा, तो उस ऑल को क्लिक करना है। ऑल को कर दोगे तब सभी जितने भी वीडियो अपलोड होते हैं वो आपके पास में सबसे पहले, जैसे ही वीडियो अपलोड होते ही 1 सेकंड के अंदर वो आपके पास में पहुंच जाएगा। इसलिए चैनल को है वो सब्सक्राइब कर दें। आगे की क्लास के अंदर हम रंध्र की संरचना और रंध्र किस प्रकार से खुलते हैं और किस प्रकार से बंद होते हैं वो पढ़ेंगे। आज इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।